Hello everyone, welcome to UGC NET Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discussing day 26 for the free crash course for UGC NTA NET paper 2 computer science. So जो भी students UGC NTA NET paper 2 computer science के लिए prepare कर रहे हैं उन सभी के लिए 30 days crash course start किया था हमने. आज उस crash course का 26th day है. इससे पहले हम total 25 days complete कर चुके हैं. आई होप आप सभी ने वो क्लासेस ज़रूर देखी होंगी. फर्दर अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्लास मिस हुई है देन आफ्टर दिस क्लास वो उन क्लासेस को 1 by 1 करके ज़रूर देखें. और अगर आप में से कोई स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले डेज़ की सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें. उसके साथ ही हमने DSSB PGT कंप्यूटर साइंस का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है. तो जो भी स्टूडेंट DSSB PGT कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस क्रैश कोर्स को ज़रूर देखें. ये क्रैश कोर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. अभी कुछ टाइम तक जब तक हमारा UGC NTA NET का क्रैश कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक DSSB PGT का जो क्रैश कोर्स है वो ऑल्टरनेट डेज़ में चलेंगे. ये दोनों क्रैश कोर्सेज एक दिन UGC NTA NET की क्लास रहेगी, एक दिन DSSB PGT कंप्यूटर साइंस की क्लास रहेगी. उसके अंदर बेसिकली 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं. देन नेक्स्ट क्लास 8 होगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. उसके साथ ही अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है देन आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें. आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है UGC NET ज्ञान कंप्यूटर साइंस. टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. सबसे पहले अपडेशन वहीं पे दी जाती है. उसके साथ ही अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी होती है तो भी आप टेलीग्राम चैनल पे ड्रॉप कर सकते हैं. और मैं कम्युनिटी टैब में डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ. आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिए. अगर फर्दर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलूँगी. ठीक है, तो कम्युनिटी टैब वाले क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स ज़रूर करें. सो आज डे 26 को हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के साथ. कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जो टर्म्स बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. सो अगर हम बात करें बेसिकली स्टार्टिंग से व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और उनके थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं. तो तो अगर हम सिंपली बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा? सेट ऑफ मोर देन वन डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू वन अनदर एंड वी आर able to sharing the data and any information or resources. ठीक है, सो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क 3 टाइप्स के होते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स which are linked to each other that enables the computer to communicate with other computer, communicate with another computer and share their resources and maybe share some data. सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. सो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की तो 3 टाइप्स के हैं. आप सभी ने भी सुना होगा लैन, मैन एंड देन वैन.
सो थोड़ा सा इनकी भी डिटेल देख लेते हैं। कई बार यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर हम बात करें लैन की, व्हाट इज़ लैन? सबसे पहला लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन आपका जो पेपर 1 की आईसीटी यूनिट है, पेपर 1 की जो आईसीटी यूनिट है वहाँ पे भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क से। सो अगर हम बात करें लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ कंप्यूटर ही होता है लेकिन एक स्मॉल एरिया पे होता है। लाइक बिल्डिंग हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, तो वो क्या होगा? लैन। और लैन के अंदर जो हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के साथ, लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, इनकी हेल्प से हम उन एक से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें लैन की, तो लैन इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, लैन इज़ अ group of computers connected to each other, connected to each other in a small area, in a small area like building or maybe an office, etc. So this is the definition of LAN. और नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? लैन इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग, लैन इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स, टू और मोर, अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, 2 और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स थ्रू अ कम्युनिकेशन केबल, through a communication media such as communication medium such as twisted pair cable and coaxial cable सो इन केबल्स की हेल्प से भी हम अपने 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके थ्रू हमारा जो डाटा है वो बहुत फास्ट रेट पे ट्रांसफ़र होता है। डाटा की जो रेट है वो फास्टर होती है, फास्टर डाटा रेट ट्रांसफॉर्मेशन, फास्टर डाटा रेट ट्रांसफॉर्मेशन। और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है लैन हमें, लैन प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी एज़ कम्पेयर टू वैन। एंड देन नेक्स्ट अगर हम बात करें मैन की, तो मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्या था? मैन। अगर हमें लैन से ज़्यादा एरिया में, अगर हमें एक लार्ज जोग्राफिक एरिया के अंदर अगर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, एक नेटवर्क बनाना है, तो वो किसके थ्रू होगा? मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैसा होगा? इज दैट एरिया कवर लार्ज जोग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैंड टू फॉर्म ए लार्जर नेटवर्क। एक बड़े नेटवर्क से अगर हमें डिफरेंट लैंड्स को हम कनेक्ट करें तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली लार्ज जोग्राफिक एरिया को कवर करता है, कवर लार्ज जोग्राफिक एरिया और इसके बीच में आपस में लैन कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट लैन्स कनेक्ट होते हैं, इंटर कनेक्टिंग डिफरेंट लैन, उन डिफरेंट लैन्स को आपस में कनेक्ट करता है और एक बड़ा नेटवर्क बना के देता है, टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क, टू फॉर्म ए लार्जर नेटवर्क। स्मॉल लैन के डिफरेंट लैन को कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क बनाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो यूज़ करती हैं मैन को, मैन यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, वो यूज़ करती हैं बेसिकली सिटीजन्स और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए। और अगर हम बात करें तो बेसिकली जो अलग अलग लैंड्स हैं उनको कनेक्ट किया जाता है, एक्सचेंज जो हमारी टेलीफोन लाइन एक्सचेंज होती है उसकी हेल्प से डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट किया जाता है। ये जो डिफरेंट लैंड्स हैं इनको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के साथ, टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के साथ। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली मैन की हायर रेंज रहती है एज़ कंपेयर टू लैंड। और अगर हम बात करें मैन को यूज़ किया जाता है बेसिकली एयरलाइन रिजर्वेशन में, एयरलाइन रिजर्वेशन, एंड अगर आप बात करें किसी कॉलेज की तो आप विद इन अ सिटी अगर कोई कॉलेज है तो उसके अंदर भी आप मैन का यूज़ कर सकते हैं। मिलिट्री में कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली मैन का यूज़ किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज़ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। थर्ड वन इज़ वैन, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। सो अगर हम बात करें लार्ज जोग्राफिक एरिया को अगर हमें एक्सटेंड करना है किसी स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे तो हम वैन का यूज़ करते हैं। वैन इज़ अ नेटवर्क दैट extend a large geographical area, large geographic area in terms of स्टेट और कंट्री। अगर हम कंट्री और आपस में स्टेट्स में अगर हम लार्ज जोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर्स को तो वो कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वैन। बेसिकली लैन और मैन से काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है वैन का। और अगर हम बात करें कोई सिंगल लोकेशन इसके लिए पर्टिकुलर लिमिट नहीं हो पाती है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट वैन कौन सा है? इंटरनेट। जो हमारा वैन है वो बिगेस्ट वैन कौन सा है वर्ल्ड में? इंटरनेट। बेसिकली इसको गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट पर्पज़, एजुकेशन एंड बिजनेस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है वैन को। वैन इज़ यूज्ड फॉर गवर्नमेंट पर्पज़, एजुकेशन पर्पज़ एंड बिजनेस पर्पज़। आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं रहा होगा। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट लगता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आती है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट जो टॉपिक पूछा जाता है एग्ज़ाम में ट्रांसमिशन मोड से, ट्रांसमिशन मोड। सो हमारे पास ट्रांसमिशन मोड 3 टाइप के होते हैं। ट्रांसमिशन मोड मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं कैसे ट्रांसमिट कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स। सेकेंड वन इज़ हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें कन्फ्यूज़न रहता है हाफ डुप्लेक्स में और फुल डुप्लेक्स में, तो इनको थोड़ा ध्यान से करना। फर्स्ट ट्रांसमिशन मोड इज़ सिंप्लेक्स, सेकेंड वन इज़ हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड वन इज़ फुल डुप्लेक्स। अगर हम बात करें सिंप्लेक्स की, तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड हमारे कौन से होते हैं जिसके अंदर अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेट हो रही है, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेट हो रही है, इन्फॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड ओनली इन वन डायरेक्शन। सिंप्लेक्स कैसे होंगे? ओनली इन वन डायरेक्शन। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है दैट इज़ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन मोड बोल सकते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए। रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन मोड
कि हमारे पास तो कोई वो नहीं होता ना कि हम उनको रिप्लाई कर सके टीवी पे या फिर रेडियो पे, या फिर अगर आप एग्जांपल ले कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड भी एक ही साइड से एक टाइम पे एक ही इनपुट दे सकता है। सेम नेक्स्ट वन इज़, अगर हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स के अंदर जो ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन जो है वो होता तो दोनों डायरेक्शन में है, लेकिन एक टाइम पे एक डायरेक्शन में होगा। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड in both direction, but at a time only in one direction, सिंप्लेक्स के अंदर क्या था, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होगा। हाफ डुप्लेक्स में ट्रांसमिशन तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक साइड पे ही होगा। लाइक आप लोगों ने वॉकी टॉकी देखे होंगे, तो वहाँ पे एक टाइम पे एक पर्सन ही बोल सकता है, दूसरा सुनेगा, देन आफ्टर दिस दूसरा बात करेगा तो दूसरा सुनेगा। तो वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। रेलवे ट्रैक इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि पॉसिबल तो है कि दो ट्रेन्स एक ही ट्रैक से जा सकती हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही ट्रेन एक ट्रैक से जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फुल डुप्लेक्स की, तो फुल डुप्लेक्स के अंदर भी जो ट्रांसमिशन है इंफॉर्मेशन का वो दोनों डायरेक्शन में होता है और सेम टाइम पे होता है। यहाँ पे एक टाइम की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसमिशन कैन बी इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम। ट्रांसमिशन कैन बी डन इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम। एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो सकता है। लाइक अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल टेलीफोन कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करें टेलीफोन कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल हो सकता है, व्हाट्सएप कॉलिंग हो सकते हैं, तो एक टाइम पे ही हम दोनों तरफ से कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सो ये थे ट्रांसमिशन मोड्स जो कि आप सबको समझ आ गए होंगे। फर्स्ट वन इज़ सिंप्लेक्स, सेकेंड वन इज़ हाफ डुप्लेक्स, थर्ड वन इज़ फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से बेसिकली किसी भी एक टोपोलॉजी आपको देगा और पूछेगा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट नोड्स हो सकते हैं, या फिर टोटल कितने नंबर ऑफ लिंक्स हो सकते हैं। तो उनका अगर आपको माइंड में ओवरव्यू है तो भी आप उस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है टोपोलॉजी से। टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क। टोपोलॉजी इज स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। अगर हम बात करें कितने टाइप की टोपोलॉजी होती हैं, तो डिफरेंट टाइप की हैं। मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, एंड नेक्स्ट वन इज़ बस टोपोलॉजी, एंड लास्ट वन इज़ हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू टोपोलॉजी होगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू टोपोलॉजी। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी। मैश क्या होती है, स्टार कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिंग कैसे होगी, बस कैसे होगी, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देन फर्स्ट वन इज़ मैश टोपोलॉजी। फर्स्ट क्या है हमारी, मैश टोपोलॉजी। अगर हम बात करें मैश टोपोलॉजी की, तो इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से फुल्ली कनेक्टेड होते हैं। कैसे नोड्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो आपस में एक दूसरे से फुल्ली कनेक्टेड होंगे। लाइक अगर फर्स्ट नोड है 1 2 3 4 5, यानी कि अगर फर्स्ट नोड है, टोटल 5 नंबर ऑफ नोड हैं, तो फर्स्ट नोड बाकी के सभी नोड से कनेक्टेड होगा। 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा। यानी कि एक नोड के पास कितने नंबर ऑफ लिंक होंगे, एक नोड के पास कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे, n-1। n-1 मीन्स टोटल अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं, टोटल अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो हर एक नोड पे कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट एट ईच नोड, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट एट ईच नोड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ नोड हैं, तो हर एक नोड पे कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट नोड होंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे 5 थे,
यानी कि n की वैल्यू क्या थी 5, और कितनी लिंक आपस में कनेक्टेड हैं, कितने पोर्ट्स हैं 4 हैं, तो 4 कैसे आएगा n-1। तो हर एक नोड के लिए कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे n-1। सेम 2 जो है वो 1 से भी कनेक्टेड होगा, और ये आपस में बाई डायरेक्शनल होते हैं, तो 2 को दोबारा से आपको 1 से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 4 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा। देन नेक्स्ट 3 1 से होगा, 2 से होगा, और 4 से होगा, एंड देन 5 से होगा। 4 की अगर हम बात करें, 4 1 से, 2 से, 3 से, एंड 5 से, एंड 5 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये आपस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, या फिर आप लिंक्स को यहाँ पे एज भी बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एज कितने होंगे। तो ये कैसे रिप्रेजेंटेशन है, कंप्लीट ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, और कंप्लीट ग्राफ के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एजेस होते हैं। अगर n वर्टेक्स हैं तो n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2 टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगे हर एक इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर फर्दर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी होती है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से पॉइंट पूछा जाता है कि जो मैश टोपोलॉजी है वो हमारी रोबस्ट होती है या फिर नहीं। तो ये हमारी रोबस्ट होती है। रोबस्ट का मतलब क्या है, अगर हमारे कुछ लिंक इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर अगर हमारे कुछ लिंक डैमेज हो जाते हैं या वो काम करना बंद कर देते हैं तो भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्टॉप नहीं होगा, वो ऐसे ही वर्किंग करता रहेगा। तो सपोज़ 1 और 2 के बीच का कनेक्शन अगर काम करना बंद कर गया, कुछ इसके अंदर एरर आ गया, तो बाकी के साथ तो वो कनेक्टेड है ना, तो यानी कि हमारा कम्युनिकेशन तो बंद नहीं हुआ। तो इसीलिए ये कैसी है, रोबस्ट है। ये टोपोलॉजी कैसी है, रोबस्ट है। देन नेक्स्ट आती है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल स्टार की तरह ही होता है। बीच में एक सेंटर में एक हब होता है जिसको हम सेंट्रल डिवाइस कहते हैं, और उस हब से डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। उस हब से डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5। अब सेम दोनों क्वेश्चंस के आंसर अगर आप यहाँ पे करना चाहें कि जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट एट ईच नोड, हर एक नोड पे नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट कितने होंगे। अब बीच में एक सेंट्रल हब है, सेंट्रल डिवाइस है जिसको हम हब कहते हैं। तो हर एक नोड के लिए कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट है, एक ही है ना, तो 1 होगा। अगर हम टोटल नंबर ऑफ लिंक की बात करें, टोटल नंबर ऑफ लिंक या फिर टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं, तो जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं 1 2 3 4 5, यानी कि अगर n नंबर ऑफ नोड हैं तो टोटल n नंबर ऑफ लिंक्स ही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर यहाँ पे हम रोबस्ट को चेक करें कि क्या ये रोबस्ट होगी या नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल रोबस्ट होगी। सपोज़ अगर फर्स्ट नोड वाला कनेक्शन फेल हो जाता है तो बाकी सभी तो वर्किंग में होंगे ना, उससे इनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो ये कैसी होगी, रोबस्ट होगी। देन नेक्स्ट आती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट कौन सी है, रिंग टोपोलॉजी। अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो कुछ इस सर्कुलर फैशन में एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है। सपोज़ यहाँ पे टोटल 4 नंबर ऑफ नोड्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिंग की फॉर्म में अटैच हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात करें, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट एट ईच नोड कितने होंगे। अब अगर 1 नोड पे देखें, एक इधर है एक इधर है, यानी कि दोनों साइड में है, तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट 2 हुए। और अगर टोटल नंबर ऑफ लिंक आइडेंटिफाई करें तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं टोटल एजेस या फिर लिंक भी उतने ही होंगे। तो यहाँ पे हमें
नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट तो 2 ही होंगे, चाहे कितने ही नंबर ऑफ नोड्स हों, लेकिन नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे, n होंगे। n की टर्म्स में यहाँ पे तो हमने सिर्फ 4 ही डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया था। नेक्स्ट वन इज़ हमारी बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी कौन सी है? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर एक बेसिक हमारी मेन डेटा केबल होती है जो कि बाकी के सभी डिवाइसेस से कनेक्ट होती है, जो कि बाकी के सभी डिवाइसेस से कनेक्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं? डेटा लाइन या फिर डेटा केबल, ड्रॉप लाइन, कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 सपोज 4 नंबर ऑफ डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, ये रोबस्ट होगा या नहीं, अब यहाँ पे बात आती है कि ये रोबस्ट होगा या नहीं, रिंग टोपोलॉजी रोबस्ट होगी या नहीं। तो जी नहीं, रोबस्ट बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? सपोज़ अगर फर्स्ट ने डाटा ट्रांसफ़र किया 2 के पास और 2 ने क्या, 2 यहाँ पे ये वाला लिंक हमारा 2 तक तो आ गया, लेकिन ये वाला लिंक हमारा फेल हो गया, तो 3 तक नहीं पहुँच पाएगा, 3 तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए कैसी है? रोबस्ट नहीं है। बस टोपोलॉजी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट कितने हैं? नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट एट ईच नोड कितने हैं? 1 ही है, क्योंकि हर एक नोड के लिए एक लिंक अटैच है। और अगर टोटल नंबर ऑफ लिंक्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हमारे, एक तो जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं वो, और एक हमारा होगा मेन केबल के लिए, डेटा लाइन के लिए, यानी कि n+1 नंबर ऑफ लिंक्स होंगे। और अगर रोबस्ट की बात करें तो ये रोबस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मे भी हमारी मेन लिंक में कोई फॉल्ट आ जाता है तो बाकी के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये कैसी टोपोलॉजी है? रोबस्ट नहीं है। सो आई होप टोपोलॉजी से रिगार्डिंग किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं रहा होगा। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट लगता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल पे। मॉडल हमारे नेटवर्क के अंदर 2 मॉडल हैं, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल। यहाँ से भी एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन तो दोनों मॉडल से पूछा ही जाता है, मे बी किसी एक मॉडल से आपसे एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। सबसे पहला OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको बेसिकली प्रपोज किया गया था बाय ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ये बेसिकली हमारा जो ओपन सिस्टम है दैट मीन्स 2 नोड्स आपस में एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके बीच में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, उन्हें कोई बोदर नहीं करना चाहिए हार्डवेयर को लेके या फिर किसी सॉफ्टवेयर को लेके कि वो कम्युनिकेट कैसे करें। उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल पैरेलली चलना चाहिए। उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि कोई हार्डवेयर इशू क्या है या सॉफ्टवेयर इशू क्या है, तो उनको इन चीज़ों से दूर रखना है। तो इसके लिए बेसिकली हम OSI मॉडल का यूज़ करते हैं। और हमारा जो OSI मॉडल है वो बेसिकली 7 लेयर आर्किटेक्चर है। OSI मॉडल क्या है? 7 लेयर आर्किटेक्चर, यानी कि इसके अंदर टोटल कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। फिज़िकल लेयर, नेक्स्ट वन इज़ डेटा लिंक लेयर, देन नेक्स्ट नेटवर्क लेयर, 4th वन इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर, 5th वन इज़ सेशन लेयर, एंड 6th वन इज़ प्रेजेंटेशन लेयर, 7th वन इज़ एप्लीकेशन लेयर। आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रख सकते हैं, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। A फॉर एप्लीकेशन, आज फिर से टेस्ट
नहीं देना पड़ेगा। इसको भी कैपिटल कर लेते हैं। सो अगर हम कैसे याद रख सकते हैं इनको, आज ए फॉर एप्लीकेशन, फिर पी फॉर प्रेजेंटेशन, से एस फॉर सेशन, टेस्ट टी फॉर ट्रांसपोर्ट, नहीं एन फॉर नेटवर्क, देना डी फॉर डेटा लिंक लेयर, पड़ेगा पी फॉर फिजिकल लेयर। तो इस तरीके से आप इन एक एक लेयर्स की शॉर्ट ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि निमोनिक याद रख के आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप अपनी बेसिक जो भी जब भी आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो जब भी कोई ऐसी टर्म्स आ जाएं जहाँ पे आपको याद रखना पड़े, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं ताकि आप वो एग्ज़ाम टाइम तक भूलें ना। तो इसीलिए अब एक एक एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, इनकी फंक्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली इनके फंक्शंस से पूछा जाता है। कौन सी लेयर के कौन कौन से फंक्शंस हैं। मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर एक लेयर को। सो सबसे पहला अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन लेयर की ही फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का दूसरा नाम है, एप्लीकेशन लेयर इज़ ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज़ ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप लेयर। यहाँ पे मैं इनकी डिटेल नहीं करा रही क्योंकि एग्ज़ाम ये हमारा क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स के अंदर हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते, अदरवाइज़ हमारा सारा सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो एप्लीकेशन लेयर इज़ ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप लेयर। बेसिकली अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर की, तो यहाँ पे एज ए एप्लीकेशन लेयर हमें एज एक इंटरफेस प्रोवाइड कराती है यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराती है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके उस पर्टिकुलर सिस्टम से। इसकी फंक्शंस क्या क्या हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। इंटरफेस प्रोवाइड कराती है, इंटरफेस का काम करती है एज ए इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड OSI मॉडल। उस OSI मॉडल जो ये 7 लेयर्स हैं, इन सभी लेयर से कैसे इंटरेक्ट करना है, उन सभी के बीच में क्या है, एज ए इंटरफेस काम करती है। नेटवर्क टर्मिनल, एज ए नेटवर्क टर्मिनल हमें नेटवर्किंग प्रोवाइड कराती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर। देन नेक्स्ट आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। हम रोटेशन रिवर्स फॉर्म में चले हुए हैं, यानी कि 6th वन इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। अगर हम बात करें फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सो सेकंड क्या थी, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशन लेयर। सो अगर आपको ट्रांसलेशन लेयर कई बार दूसरा नाम भी पूछ लेता है कि प्रेजेंटेशन लेयर का दूसरा नाम क्या है, तो प्रेजेंटेशन का दूसरा नाम है ट्रांसलेशन लेयर। ये बेसिकली एक जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है उसके अंदर हमारे डाटा को ट्रांसलेट कराती है। प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शंस क्या क्या हैं, सबसे पहला फंक्शन है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। सबसे पहला फंक्शन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अगर हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात करें जो हमारा एनक्रिप्टेड डाटा होता है, एनक्रिप्टेड डाटा मीन्स साइफर टेक्स्ट और डिक्रिप्टेड डाटा मीन्स प्लेन टेक्स्ट। सो प्रेजेंटेशन लेयर पे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसकी मेन फंक्शनिंग है। मीन्स हमें कोडेड फॉर्म प्रोवाइड कराती है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखती है, यानी कि जो सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड कराती है प्रेजेंटेशन लेयर। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन, कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन,
मीन्स जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उनको रिड्यूस करती है। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट इसकी मेन फंक्शन है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स जो सोर्स टू डेस्टिनेशन का जो भी डाटा है उसको यूनिवर्सल फॉर्मेट में चेंज करने की कंपैटिबिलिटी रखती है प्रेजेंटेशन लेयर। देन नेक्स्ट है हमारी सेशन लेयर। नेक्स्ट वन इज़ सेशन लेयर। सेशन लेयर बेसिकली क्या करती है? सेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सेशन, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। ये बेसिकली हमें जो भी हमारी सेशंस हैं यहाँ पे सेशन के अंदर डिवाइड कर देगी उस पूरे स्लॉट को, ताकि चेक पॉइंट्स लगाएगी, ताकि जहाँ कहीं से फॉल्ट होगा उससे पहले के डाटा को दोबारा से एक्सेस ना करना पड़े, उससे पहले का डाटा कंप्लीट हो। जहाँ पे फॉल्ट आएगा और जहाँ चेक पॉइंट होगा सिर्फ चेक पॉइंट के बाद वाले डाटा को ही हम दोबारा से, जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं हमारी चेक पॉइंट्स के बाद, उन्हीं को हम दोबारा से सिंक्रोनाइज कर सके। सो बेसिकली सेशन लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं? सेशन मैनेजमेंट, सेशंस को मैनेज करती है, मीन्स इसके अंदर स्टैब्लिश करेगी, मेंटेन करेगी, टर्मिनेट करेगी। स्टैब्लिशमेंट, सेशन की स्टैब्लिशमेंट का काम करती है, मेंटेन करती है उनको आपस में, और टर्मिनेशन का भी काम करती है सेशन मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराती है बाइट लेवल पे। सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराती है बाइट लेवल पे, मीन्स यहाँ पे चेक पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं। चेक पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि जहाँ कहीं एरर हो तो चेक पॉइंट के बाद वाले डाटा को ही चेक किया जाए, उससे पहले वाला डाटा हमारा सेफ हो। देन नेक्स्ट वन इज़ डायलॉग कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज़ डायलॉग कंट्रोल, मीन्स जो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम थे उनके बीच में किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा था। जो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम थे, लाइक अगर हम बात करें हाफ डुप्लेक्स की, फुल डुप्लेक्स की, यही ट्रांसमिशन सिस्टम थे, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सो अगर हम इनकी बात करें तो किसी भी दो सिस्टम के बीच में डायलॉग कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायलॉग कंट्रोल चेक करता है। और सिंक्रोनाइजेशन चेक पॉइंट्स ऐड कर देगी और आफ्टर दिस रीट्रांसमिशन करेगी कि जो भी डाटा चेक पॉइंट के बाद का फॉल्टी हुआ है उसको रीट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट करेगी। सो दीज आर द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ सेशन लेयर। देन नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट हमारी क्या आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की मेन फंक्शंस क्या क्या हैं? इसको हम कई बार एंड टू एंड डिलीवरी भी कहते हैं, एंड टू एंड डिलीवरी। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कीवर्ड्स शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वो कीवर्ड पर्टिकुलर उस लेयर के लिए दिखता है तो आप वहीं से मैच कर सकते हैं। लाइक अगर कहीं पे आपको सेशन दिखता है, सेशन लेयर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेशन, मेंटेन, टर्मिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन मिलता है, दैट मीन्स ऑल्सो is the functionality of session layer. Dialog control is also functionality of session layer. Compression, decompression, encryption, decryption, these are all the functionality of presentation layer. तो आपको ये keywords याद रखने हैं हर एक layer से रिगार्डिंग। सो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की तो एंड टू एंड डिलीवरी बोल सकते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। इसका मेन एक बेसिक फंक्शन होता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल मीन्स कि जिस स्पीड में सेंडर सेंड कर रहा है क्या उसी स्पीड में रिसीवर रिसीव कर पाता है, या फिर रिसीवर की जो रिसीव करने की कैपेबिलिटी है वो स्लो है। दिस इज़ नोन एज फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट आता है एरर कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज़ एरर कंट्रोल को भी मेंटेन करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। मीन्स यहाँ पे सेगमेंट्स बना देगी। क्या करेगी? सेगमेंटेशन करेगी, सेगमेंट बनाएगी उन जो हमारे चेक पॉइंट्स के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे सेगमेंटेशन किया जाता है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली।
सेगमेंटेशन सेंडर साइड पे होंगे, रीअसेंबली रिसीवर साइड पे होगा। एंड देन कंजेशन कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। मीन्स जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है हमारा कंजेशन कंट्रोल के अंदर, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एडिटिव, इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज के लिए। और कनेक्शन कंट्रोल प्रोवाइड करती है, लाइक जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनमें से कौन सा कनेक्शन लेस है, कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड है। सो दीज आर द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। एरर कंट्रोल मीन्स रीट्रांसमिशन, और फ्लो कंट्रोल मीन्स जिस स्पीड से सेंडर ने सेंड किया है क्या उसी सेम स्पीड से रिसीवर रिसीव कर पाता है या फिर उसकी स्पीड में कोई चेंज है। सो दीज आर द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क लेयर। लास्ट थर्ड लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर की अगर हम मेन फंक्शनैलिटी की बात करें तो लॉजिकल एड्रेसिंग को परफॉर्म करती है। लॉजिकल एड्रेसिंग मीन्स मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे। राउटिंग परफॉर्म करती है, मीन्स एक प्रॉपर सूटेबल रूट प्रोवाइड कराएगी सोर्स टू डेस्टिनेशन तक। राउटिंग मीन्स एक स्पेशल रूट प्रोवाइड अवेलेबल कराएगी सोर्स टू डेस्टिनेशन। किस फॉर्म में? पैकेट्स की फॉर्म में। ठीक है, जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा आया है उसको डिवाइड करेगी पैकेट्स में। किस में डिवाइड करेगी? पैकेट्स में। वहाँ पे क्या थे? सेगमेंट। आपको ये टर्म्स याद रखनी है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या थे? सेगमेंटेशन मीन्स सेगमेंट्स, उस डेटा के क्या बना दिए? सेगमेंट्स। और जैसे ही नेटवर्क लेयर पे आएगी उनको डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। कंजेशन कंट्रोल मीन्स यहाँ पे ओपन लूप क्लोज लूप की पॉलिसीज़ को चेक करती है कि आपस में वो ओवरलैप तो नहीं हो रही हैं। सो दीज आर द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर। बेसिकली जो पॉलिसी डिलीवर हुई है वो नेटवर्क लेयर पे चेक की जाती है, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे किया जाता है। जो कंजेशन कंट्रोल है उसके अंदर जो पॉलिसी डिलीवर हुई है वो नेटवर्क लेयर पे होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। नेक्स्ट आती है हमारी डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर की अगर हम बात करें तो इसकी मेन फंक्शनैलिटी है फिज़िकल एड्रेसिंग मीन्स फिज़िकल एड्रेस को ऐड करती है। फिज़िकल एड्रेस मीन्स मैक। सेंडर या रिसीवर के फिज़िकल एड्रेस को ऐड करेगी हेडर साइड पे और रिमूव करेगी फुटर साइड पे। ठीक है, मीन्स ऐड करती है, ऐड फिज़िकल एड्रेस और मैक एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर का फिज़िकल एड्रेस को ऐड करती है इन हेडर पे ऑफ ईच फ्रेम। हर एक फ्रेम पे हेडर को ऐड करती है और डेस्टिनेशन साइड पे टेलर ऐड होता है। जो सोर्स है उस पे हेडर ऐड होगा, डेस्टिनेशन पे टेलर ऐड होगा। फिज़िकल एड्रेसिंग के अंदर बेसिकली हेडर ऐड किया जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा जो डाटा है पैकेट्स को फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। पैकेट्स आर डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स और ये भी हमारा फ्लो कंट्रोल को भी मैनेज करती है, एरर कंट्रोल को भी मैनेज करती है और इसको कई बार नोड टू नोड कम्युनिकेशन, इसके लिए ये पॉइंट याद रखना है, नोड टू नोड कम्युनिकेशन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, डेटा लिंक लेयर पे होता है या ट्रांसपोर्ट, तो नोड टू नोड कम्युनिकेशन टर्म आप याद रख सकते हैं डेटा लिंक लेयर के लिए।
ठीक है। देन नेक्स्ट मेन फंक्शनैलिटी है एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेस कंट्रोल। जो भी हमारे कॉमन चैनल हैं उनके लिए एक्सेस को कंट्रोल करना, लाइक CSMA, अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, इन सभी के लिए। और जो डेटा है उसको फ्रेम्स में डिवाइड कर देगी। सो दीज आर द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। देन लास्ट है हमारी फिज़िकल लेयर। लास्ट हमारी कौन सी है? फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर की मेन फंक्शनैलिटी क्या है? अगर हम बात करें फिज़िकल लेयर की मेन फंक्शंस की, तो बेसिकली एक्चुअल में जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है वो तो बेसिकली फ़िज़िकल लेयर के थ्रू ही किया जाता है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू, कि जो भी हमारा डाटा, जो वो फ्रेम्स आए हैं उनको पहले बिट्स में कन्वर्ट करेगी। बिट्स में किस बिट्स में? बाइनरी बिट्स में, 0 और 1 की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में 0 1 में उस डाटा को ट्रांसफ़र करेगी। मेन ट्रांसमिशन जो है वो फिज़िकल लेयर पे ही होता है। फंक्शनिंग की बात करें तो बिट सिंक्रोनाइजेशन मीन्स बिट्स में कन्वर्ट करती है उन फ्रेम्स को, बिट रेट को कंट्रोल करती है, बिट रेट को कंट्रोल किया जाता है, ये भी मेन फंक्शन है फिज़िकल लेयर का। और ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, लाइक हमारे डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, उनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज़ होगा, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होगी, कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस पर्टिकुलर नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो इसलिए बेसिक कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होनी है वो भी इसी लेयर का फंक्शनिंग है, टोपोलॉजी को चेक करना। सो दीज आर द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ फिज़िकल लेयर। These are the data link layer, network layer and transport layer, session layer, presentation layer and these are the application layer. I hope सारी की सारी layers की जो मेन फंक्शनैलिटी हैं वो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे डाउट लगता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा TCP/IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो TCP/IP मॉडल के अंदर हमारे पास 5 लेयर होती हैं। जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं, सेशन लेयर, जो अपर 3 लेयर होती है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, वो सारी की सारी किस में आएंगी? यहाँ पे फर्स्ट लेयर में ला, यानी कि फर्स्ट लेयर कौन सी होगी? एप्लीकेशन लेयर। देन सेकंड लेयर होगी ट्रांसपोर्ट लेयर। इस पे हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन सी लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉल्स की मेन फंक्शनिंग क्या है, वर्किंग क्या है, वो आप डिटेल में अगर करना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर का यहाँ पे दूसरा नाम यूज़ किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर, IP लेयर। देन नेक्स्ट वन इज़ डेटा लिंक लेयर एंड लास्ट वन इज़ फिज़िकल लेयर। सो यहाँ पे टोटल 5 लेयर्स होती हैं TCP/IP मॉडल में। अब TCP/IP मॉडल में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? अगर हम एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर पे होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड टेलनेट and POP. So these are the protocols which are used in application layer. ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनकी जो ये प्रोटोकॉल्स हैं आप इनके पोर्ट नंबर भी याद रख सकते हैं। आप गूगल सर्च करना, इनके पोर्ट नंबर भी आप सर्च कर सकते हैं और इनके पोर्ट नंबर भी 1 बाय 1 लिख सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे बेसिकली UDP एंड TCP।
देन आईपी लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है, नेटवर्क लेयर पे होते हैं हमारे आईसीएमपी, आईजीएमपी, एआरपी, आरएआरपी एंड आईपी। और अगर डेटा लिंक लेयर की बात करें तो एचडीएलसी एंड पीपीपी। फिज़िकल लेयर पे कोई भी प्रोटोकॉल प्रेजेंट नहीं होता, फिज़िकल लेयर पे कोई भी प्रोटोकॉल प्रेजेंट नहीं होता। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एचडीएलसी हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईजीएमपी इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एंड आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और यहाँ पे एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, and then DNS domain name system, HTTP hypertext transfer protocol, Telnet telecommunication network and POP post office protocol. So these are the protocols of all layers in TCP IP मॉडल। ठीक है, इसका दूसरा नाम सिंपली इंटरनेट मॉडल भी होता है, TCP IP मॉडल या फिर इंटरनेट मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेट मॉडल। सो ये कुछ कंसेप्ट थे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, IP एड्रेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है एग्ज़ाम में जो पूछा जाने वाला टॉपिक है IP एड्रेसिंग। अगर हम IP एड्रेसिंग की बात करें मीन्स कौन कौन से न्यूमेरिकल लेबल असाइन हुए हैं हर एक डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग मीन्स दैट इज़ इट इज़ अ न्यूमेरिकल लेबल दैट इज़ असाइन टू ईच डिवाइस फॉर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। उस पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क के साथ उस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो न्यूमेरिक लेबल असाइन हो रखे हैं उनको हम क्या कहते हैं, IP एड्रेसिंग। अगर हम बात करें IP एड्रेसिंग हमारी दो टाइप की होती है, IPv4 एंड IPv6। IPv4 बेसिकली 32 बिट की होती है और IPv6 बेसिकली 128 बिट्स की होती है। ठीक है, IPv4 के अंदर बेसिकली फ़्लो लेबल नहीं होता, IPv6 में फ़्लो लेबल होता है। जो हम ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं वो IPv4 32 बिट को यूज़ करते हैं। देन अगेन IPv4 फिर से 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड होती है, क्लास फुल एड्रेसिंग एंड क्लास लेस एड्रेसिंग। क्लास फुल एड्रेसिंग एंड क्लास लेस एड्रेसिंग हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लास फुल एड्रेसिंग। क्लास फुल एड्रेसिंग यहाँ पे बेसिकली 5 क्लासेस होती हैं, क्लास A, क्लास B, थर्ड वन इज़ क्लास C, and fourth one is class D and fifth one is class E। ठीक है, टोटल क्लास फुल एड्रेसिंग के अंदर 5 क्लासेस होती हैं, क्लास A, B, C, D, E। और जो क्लास फुल एड्रेसिंग है उसको भी बेसिकली 2 रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, आप किसी भी रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं, इनकी रेंज मेन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो सिंपल क्वेश्चन आता है वो बेसिक इनकी रेंज से आता है। क्लास A की रेंज होती है 0 to 127, देन क्लास B की 128 to 191, क्लास C 192 to 223 and class D 224 to 239 and class E 240 to 255. So these are the range of these class
क्लासेस इन क्लास, फुल एड्रेसिंग, इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनके अंदर कितने नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेस होंगे, कितने नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसिंग होंगे, वो सब हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक में कोई भी पॉइंट ऐसा हुआ हो जो आपको अच्छे से क्लियर ना हुआ हो। लेकिन फर्दर अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के जो कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंसेप्ट हैं उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।